हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सीरीज़ जो हमने शंकर आईएएस की स्टार्ट की है उसके डिस्कशन के साथ साथ हम लोग विज़न आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट सेक्शन की उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करते जाएंगे और क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करते जाएंगे। इससे हमारा साथ साथ जो रिवीजन पर्पज़ है वो भी हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो पीटी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो हमारा 10 अक्टूबर को जो हमारा पीटी होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का सोचा है। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जिससे हमारा वीडियोस जो है वो काफ़ी लेंदी ना हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने कल जो इन्वामेंट और इकोलॉजी में जो हमने इकोलॉजी का जो हमारा चैप्टर होता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, और जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को डिटेल से देखा था शंकर आईएएस बुक को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, इस जो हमारी ये मैगज़ीन है जो अगस्त की, ठीक है, तो अगस्त मंथ की जो भी मैगज़ीन है, आप जिस भी मैगज़ीन को फॉलो करते हो, विज़न की फ़ॉलो करते हो, ओनली आईएएस की फ़ॉलो करते हो या दृष्टि की फ़ॉलो करते हो, जो भी आप करते हो, आप उसका अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसका भी आपका रिवीजन इसमें होता जाएगा। तो हमारा जो 1 लेक्चर होगा उसमें हम केवल 49 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे होंगे उनको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 मिनट। सो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विधियों पर विचार कीजिए। हमें निम्नलिखित विधियों पर विचार करना है। पहली जो विधि है वो हमारी है कि जल निकासी में सुधार करना। इसका ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जल निकासी में सुधार करना। दूसरा है निच्छालन, तीसरा है वाष्पीकरण में वृद्धि, और चौथा है जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का प्रयोग करना। अब यहाँ पर नीचे हमें बोला गया है स्टेटमेंट में, उपर्युक्त विधियों में से कौन सी लवण प्रभावित मृदा के उपचार हेतु प्रयोग की जाती है। ये जो हमारी जितनी चारों जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से हमें देखना है कि कौन सी जो विधि हैं, इसमें कौन कौन सी विधियां हैं जो लवण प्रभावित, मतलब जो मृदा लवणीय होती है, उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है, इनकी सैलिनिटी उसमें ज़्यादा होती है, उसको ठीक करने के लिए उपचार हेतु उपयोग में लाई जाती है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और इनको हमें देखते हुए अपने आंसर्स तक पहुंचना है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है, जो लवणीय प्रभावित जो हमारी मृदा होती है, इस पूरी प्रोसेस में हमें सबसे पहले तो क्या करना होता है कि जल निकासी किसी भी लवणीय क्षेत्र को, जो लवणीय प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जल निकासी में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा हमारा होता है निछालन। जब हमारा एक ही जगह पर पानी भरा रहता है तो वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निछालन की प्रक्रिया के द्वारा ज़मीन की जो मिट्टी है उसकी काफ़ी गहराई तक चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो ज़मीन है, जो जो मृदा है, वो हमारी उपयोगी नहीं रहती। कैसी नहीं रहती, वो हमारी उपयोग लायक नहीं रहती, उसकी जो उर्वरता है वो आपकी कम हो जाती है। और इसलिए हम इस मृदा को क्या करते हैं, इस मृदा को हमें लवणीय रहित बनाने के लिए हम यहाँ पर निछालन की जो प्रक्रिया है उसका भी उपयोग करते हैं। मृदा में लवण की मात्रा को कम करने के लिए निछालन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में लवणों को विघटित किया जाता है, ठीक है, और उन्हें जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाने की मृदा की सतह पर भी काम किया जाता है। ठीक है, यह जल का अपेक्षाकृत जो लवणों से मुक्त होना चाहिए, विशेष रूप से उसमें सोडियम का जो जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा 4th नंबर का, जो तीसरे नंबर का वाष्पीकरण में वृद्धि करना, ये हमारा ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा, क्योंकि मृदा पर जो
अवशेष, जो मृदा के जो अवशेष होते हैं उनके वाष्पीकरण की दर कम करने में सहायक हो सकती है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वाष्पीकरण में वृद्धि होने पर लवणता में भी वृद्धि हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पर लवणता में वृद्धि नहीं करनी, लवणता को कम करना है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर जो है, हमारा जो ऑप्शन जो नंबर जो हमारा है 3, वो हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। और 4th नंबर का है कि जिप्सम मिश्रण जैसे रासायनिक उपचार का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक उपचार का प्रयोग करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। कैसे ध्यान में रखना होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो जिप्सम है, जिप्सम का उपयोग हम लोग जो लवणता कम करने के लिए हम लोग करते हैं, तो रासायनिक उपचार में जो जिप्सम है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी में, मतलब हमारा यहाँ पर है कि पृथ्वी के जैव विविधता संकट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का जो जैव विविधता संकट है उसमें निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि वर्तमान में विश्व छठी सामूहिक सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है। दूसरा हमारा है, उसी में है, जो विगत 5 विलुप्तियों की तुलना में तीव्र है। उसके बाद हमारा है कि स्टेलर्स सी काऊ और क्वेका वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि हमारी पृथ्वी जो है वो बहुत सारे संकटों का सामना कर रही है। उसमें जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये तो सामना कर ही रही है। इसमें हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं? जैसे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, वनोन्मूलन है, शिकार है, सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये तो है ही है। हमें यहाँ पर जो आंसर्स देखना है वो हमारा 1 और 2 दोनों ही हैं। मतलब छठी सामूहिक विलुप्ति का सामना कर रहा है जो विगत 5 विलुप्तियों की तुलना में तीव्र है। और स्टेलर्स सी काऊ और कैगा वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो स्टेलर्स सी काऊ और जो कैगा हैं वो वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। ये विलुप्त होने की कगार पर नहीं है, ये विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसी प्रजातियां ये जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए यहाँ पर ये सही आंसर हो जाता है ना। तो हाल ही में कई ऐसी प्रजातियां हैं, जैसे डोडो है, कागा अफ्रीका की प्रजाति है, डोडो मॉरिशस की प्रजाति है, स्टेलर सिकाओ रूस की प्रजाति है, बाघ की 3 उप प्रजातियाँ जैसे बाली, जावा, कैस्पियन, ये भी सम्मिलित हैं। ये भी क्या होती हैं, विश्व की 20 वर्षों में लगभग 27 प्रजातियाँ जो हैं, 27 जो प्रजातियाँ हैं, जो स्पीसीज़ हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर्स है वो हमारा 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 1 और 2 वो दोनों हमारा सही हो जाता है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरे नंबर का जो हमारा क्वेश्चंस है वो तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस हमारा है कि भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में, भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के सतही और भूजल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। और इसमें से हमें देखना ये कि कौन सा सही है, इसमें हमें गिनना है, ओनली है। ठीक है। भारत के सतही और भूजल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। दूसरा है, केंद्रीय एवं राज्य जल एजेंसी दोनों WRIS में डेटा प्रविष्ट एवं प्रबंधित करने में अनुमति देते हैं। तीसरा है जो हमारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली में डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हमारा सही है? 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और 1, 2, 3 हमारे तीनों। तो यहाँ पर हमें देखना है जो तीसरे नंबर का जो हमारा आंसर्स है वो, जैसे जो भारत में सतही और भूजल संसाधनों के संबंध में व्यापक जानकारी जो प्रदान करता है वो हमारा यही सूचना प्रणाली प्रदान करती है। ये हमारा कथन सही हो जाता है यहाँ पर। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो हमारी सूचना प्रणाली है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ये सूचना प्रणाली हमारे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है।
और इस सूचना प्रणाली का उद्देश्य है राष्ट्रीय स्तर पर GIS मतलब एकल सिंगल विंडो वाला एक ढांचा तैयार करना। ठीक है, ढांचा तैयार करना मतलब केंद्रीय एवं राज्य जल एजेंसियों WRS में डेटा प्रविष्ट और प्रबंधन की अनुमति भी देती हैं। तो हमारा दूसरा भी सही हो जाता है। और तीसरा हमारा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो डेटा उपलब्ध कराने वाली ये जो भी हमारी जो WRIS जो सिस्टम है, पूरा हमारा जो प्रणाली है, वो हमारे सार्वजनिक तौर पर डेटा उपलब्ध करवाती। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हमारा जो आंसर्स है वो D नंबर का सही हो जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4 और फोर्थ क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। 1 मिनट। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना स्टोन लेप्रोसी क्या है। स्टोन लेप्रोसी क्या है, देखो थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। स्टोन लेप्रोसी क्या है, ये हमारा है स्टोन लेप्रोसी क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पत्थर उत्खनन गतिविधि के माध्यम से मानव में प्रसारित होने वाला एक कुष्ठ रोग। दूसरा, कुष्ठ रोग के गंभीर रूप से जिसे नियंत्रित करना कठिन है। तीसरा, अम्लीय वर्षा से चट्टानों और संगमरमर को होने वाली क्षति से। और चौथा, अत्यधिक मृदा अपरदन के माध्यम से आधार सेल को होने वाली क्षति से। तो हमारे जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा यही बोला गया है कि स्टोन लेप्रोसी क्या है। तो स्टोन लेप्रोसी पत्थर उत्खनन गतिविधि के माध्यम से मानव में प्रसारित होने वाले कुष्ठ रोग से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है ये। दूसरा, कुष्ठ रोग की गंभीर रूप से इसे नियंत्रित करना कठिन है, बिल्कुल नहीं है। अम्लीय वर्षा में चट्टानों के संसाधनों को होने वाली क्षति से है, बिल्कुल सही है। हमारा ये आंसर तीसरा नंबर सही है कि स्टोन के बारे में जब बात की गई है, लेप्रोसी में क्या होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है वो पर्यावरण के सजीव और निर्जीव घटकों को प्रभावित कर रही है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण चट्टानों और संगमरमर में होने वाली जो क्षति जो है उसे मार्बल लेप्रोसी या स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। भारत में अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल जो कि आगरा में है, ताजमहल की दीवारों को क्षति पहुंच रही है। इसलिए हमारा यहाँ पर और साथ ही साथ अम्लीय वर्षा के कारण मानव स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, वनस्पतियों एवं जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारा यहाँ पर जो आंसर्स है वो हमारा C सही हो जाता है। ठीक है, अगले हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन है। भारत में वनों के संदर्भ में देवराय, काऊ और देवर कड़ू हैं, क्या है। देवराय, काऊ, देवर कड़ू हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, वनवासी है, जलाशय है, या फिर हमारा पवित्र उद्यान है। ये क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे देवराय, काऊ और देवर जो कड़ू है वो हमारे पवित्र उद्यान है। अब ये पवित्र उपवन या पवित्र उद्यान जो क्या होते हैं, देखो वृक्षों के समूह होते हैं। जो ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के वृक्ष जो होते हैं ना उनके समूह होते हैं। ये वृक्षों के क्या होते हैं, समूह होते हैं। ये वृक्षों के समूह होते हैं, क्या होते हैं, ये वृक्षों के समूह होते हैं जो किसी विशेष संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं और विशिष्ट धार्मिक महत्व रखते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है, विश्व की जितनी भी विभिन्न संस्कृतियों में पवित्र उपवन पाए जाते हैं ना, तो इसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो 2002 पारित किया गया था, उसमें इस प्रकार की कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इनको सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, केरल और मेघालय, महाराष्ट्र में भी ऐसे उपवन हैं जो इस तरीके की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो देवराय और देवराई जो आपका यहाँ पर पवित्र उपवन की जो बात की गई है, ये उपवन जो महाराष्ट्र में आता है, कहाँ पर आता है ये उपवन, ये उपवन महाराष्ट्र में आता है। और जो देवदार जो उपवन है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। और जो देवर कड़ू जो उपवन है वो कर्नाटक में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर इस तरीके की कुछ इम्पोर्टेंट जो उपवन हैं, ठीक है, वो यहाँ पर संदर्भ में रखे गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ये पवित्र उपवन का एक प्रकार है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि सिंपल है, लेकिन बट अगर हमें इसकी गहराई से नॉलेज नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें सारी चीज़ें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमारा काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा
अच्छे से समझना होगा, ठीक है, अच्छे से समझना होगा। तो क्वेश्चन में है कि यह अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ साथ सजीवों का एक समुदाय है जो एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रिया करते हैं। ये कार्यात्मक रूप से प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयाँ हैं जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों के चक्रीय प्रभाव को दर्शाती है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशंस दी गई है हमें, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये किससे संबंधित है। यह अपने पर्यावरण के अजैव घटकों के साथ साथ सजीवों का एक समुदाय है जो एक प्रणाली के रूप में अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं। ये कार्यात्मक रूप से प्रकृति की स्वतंत्र इकाइयाँ हैं जो विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों को चक्रीय प्रभाव प्रदान करते हैं। क्या यह इकोसिस्टम है, ठीक है, क्या यह पारिस्थितिकी निकेत है, या पारिस्थितिकी प्रवणता है, या पारिस्थितिक संक्रमिका है। तो ये इस आंसर तक हमें पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें हम स्पष्ट रूप से बता सकें हाँ कि ये होता है, ठीक है। तो हमें पहले देखना है कि ये जो जिसमें क्या होता है कि जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और एक कम्युनिटी के तौर पर रहते हैं एक दूसरे के साथ में। ऊर्जा का प्रवाह भी होता है उनमें, ठीक है, उनमें ऊर्जा का प्रभाव भी होता है। पोषक तत्वों का जो चक्रण है वो भी हमारा, मिनरल्स जो साइकिल होता है वो भी हमारा बना रहता है। ये पूरा हमारा इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से इसमें दिखाई गई है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है, जैसे इसमें इकोसिस्टम हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन और भी जो चीज़ें निकेत है, प्रवणता है, संक्रमिका है, इन सारी चीज़ों को आपको पता है कि हम लोगों ने किया था। जब हम लोग शंकर IAS को डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। तो हमारे पारिस्थितिकी जो निकेत होते हैं ना, तो पारिस्थितिकी निकेत क्या होते हैं। पारिस्थितिकी निकेत जो हैं वो प्रजाति की अपने पर्यावरण में विशिष्ट भूमिका और स्थिति होती है। किसी भी पर्यावरण में जो पारिस्थितिकी निकेत यानी इकोलॉजिकल जो निके हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है? यह जो प्रजाति है किस प्रकार अपनी भोजन आश्रय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ठीक है, अपने अस्तित्व और संरक्षण को बनाए रखेंगे। किसी प्रजाति में निकेत में पर्यावरण में जो विद्यमान जैविक और अजैविक कारकों के साथ इनकी जो अंतःक्रिया होती है वो सम्मिलित होती है। मतलब ये है कि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं हर एक प्रजाति की। हर एक प्रजाति अपने इस स्तर से भोजन, पानी आदि सारी चीज़ें करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर पारिस्थितिकी प्रवणता आता है। तो पारिस्थितिकी प्रवणता जो है वो सीधा सीधा है कि पारिस्थितिकी में जब प्रवणता की मात्रा जब एक पारिस्थितिकी तंत्र से जब दूसरी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जो प्रवणता है जब वो उसका प्रभाव होता है तो उसको हम लोग कहेंगे पारिस्थितिकी प्रवणता। और तीसरा जो हमारा आता है लास्ट, पारिस्थितिकी संक्रामिका यानी कि इकोटोन। इकोटोन क्या है? जो दो जैविक समुदाय होते हैं उनके मध्य एक संक्रमण क्षेत्र होता है, उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं। जैसे वन और चारागाह है, ठीक है, एक वन है एक चारागाह है, दोनों में पारिस्थितिक तंत्र के मध्य एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाए जो दोनों की ही भूमिका निभाए, उसको हम इकोटोन कहेंगे। अगला हमारा 7th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी लेंदी इसमें चीज़ें दी गई हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में, ठीक है, प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। जैसे यह योजना नंबर 1, यह योजना भारत में विभिन्न वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% तक का प्रोत्साहन देती है। दूसरा, ये इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को उनके उत्पादन के आधार पर बैंक ऋणों पर ब्याज दर में सब्सिडी दी जाती है। तीसरा, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट का प्रावधान करती है और जिनका कर देयता में विरुद्ध उपयोग किया जाता है। अगला है, इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों की निर्यात आय पर 100% की आयकर छूट आपको प्रदान की जाती है। तो 7th नंबर का हमारा क्वेश्चन है और इसमें जो हमारा पहला ही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। इस योजना को अप्रैल 2020 में कब स्टार्ट किया गया था? अप्रैल 2020 में, ठीक है, 2020 में
अप्रैल 2020 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, नेशनल हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो पॉलिसी जो हमारी लाई गई थी, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तब इसको हम लोगों ने यहाँ पर लाया गया था। ठीक है, और ये जो योजना है इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि ये 4 से 6% तक का प्रोत्साहन देती है वृद्धिशीलता करने में। यह योजना भारत में विनिर्मित वस्तुओं को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये लाई गई है। ठीक है, यह योजना जो आधार वर्ष के आधार पर इसको लागू किया गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए नंबर का जो आंसर है वो हमारा क्वेश्चन वो है सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर हम पहुँचते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में खड़ी फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर है? खड़ी फसल जो हमारी है ना, उस पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि यह किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। खड़ी फसल किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में उपलब्ध खाद्यान्न की कुल मात्रा है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है कुल मात्रा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना। दूसरा है इसका मापन सजीवों के जैव भार के संदर्भ में किया जाता है। तो क्या है, मतलब पर्यावरण में जो मापन जो होता है सजीवों के जैव भार के रूप में किया जाता है। किस संदर्भ में इसका किया जाता है? इसका आपके पास ऑप्शन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या केवल न तो एक न तो दो। तो मुझे आपको क्या आंसर इसका लगता है, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें जवाब दीजिए। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसका जो हमारा आंसर्स होगा वो हमारा होगा बी नंबर का। मतलब जब हम इसको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संदर्भ में देखते हैं ना, तो ये कुछ नहीं है, ये बस हमारा क्या है, एक जो सजीवों में जो जैव भार होता है, जो बायोमास होता है कि आपका कितना बायोमास है, आपकी कितनी ऊर्जा है खपत हो रही है, इसके संदर्भ में इसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, किसी विशेष समय क्षेत्र में जो विद्यमान जीव होते हैं, जीवों के जो भाग के रूप में कुछ मात्रा या भार या ऊर्जा घटक जो खड़ी फसल या स्थित जो फसल होती है उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, खड़ी फसल को जीवित जीवों की जो मात्रा, जो जीवित जीवों की मात्रा वो ये जैव भार होता है। ठीक है, और इकाई क्षेत्र में विद्यमान संख्या के रूप में इसको मापा जाता है। ठीक है, किसी प्रजाति के जैव भार को ताज़ा या शुष्क भार के संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है हमारा केवल बी सही हो जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इसके संदर्भ में हमें कुछ चीज़ों को देखना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण सांख्यिकी एनवी स्टेट्स रिपोर्ट जो जारी की गई थी, पर्यावरणीय विषयों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के साधन के रूप में, पर्यावरण विषयों के संबंध में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर आंकड़े प्रकाशित करती है। यह रिपोर्ट वार्षिक रूप से जारी की जाती है। ठीक है, अब हमारे कथन दिए गए हैं कि पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर हमारे पूछे जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं और ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस माने जाते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होते हैं। तो इसका हमारा आंसर्स क्या होगा, इसका हमारा आंसर्स होगा कि ये जो रिपोर्ट है वो हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। अब आपको बता देता हूँ, हमारा जो संधारणीय विकास एजेंडा यानी कि जो एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक रखे गए हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भारत सरकार लगातार कुछ ना कुछ इस तरीके से प्रयास करती रही है, जिसमें हमारे हर एक मंत्रालय, हर एक हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ ना कुछ रिपोर्ट और कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव देते रहते हैं, जिससे कि क्या है कि हम जो गोल है हमारा SDG 2030 इसको हम प्राप्त कर सकें। तो ये जो रिपोर्ट जो है वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय की जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने ये हमेशा भारत की पर्यावरण सांख्यिकी जो रिपोर्ट है वो जारी करती है। ठीक है, इस रिपोर्ट में सबसे पहले ध्यान ये दिया जाता है कि जो पर्यावरणीय कारक हैं उनको रेखांकित किया जाता है, कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारक चिंतनीय हैं, चिंता का विषय है,
और कौन कौन से कारक अचिंतनीय हैं इनको पहले से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग किया जाता है, फिर उसके बाद जो चिंतनीय कारक हैं उन पर हम विशेषतः फोकस करते हैं। ठीक है, तो NSO के बारे में थोड़ा देखें तो ये जो रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो लू वाले दिन होते हैं, औसतन जो हमारे लू के दिन होते हैं गर्मियों के दिनों में, वर्ष 2019 में यह अवधि 157 दिन की थी। ठीक है, मतलब वृद्धि हुई है, पहले ये दिन कम होते थे लेकिन अब ये बढ़ते जा रहे हैं। सभी महानगरों में से दिल्ली में जो हमारा PM पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं उनका आकार काफ़ी ज़्यादा है, ये काफ़ी चिंतनीय विषय इन्होंने माना। ठीक है, दूसरी बात, जो मलिन बस्तियों में रहने वाली जो जनसंख्या है, खासकर आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थान भी है, उसके लिए भी इन्होंने चिंता का सबब माना। और इन्होंने भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो नल व्यवस्था है, जो पानी की पेयजल व्यवस्था है, उसको भी इन्होंने प्राथमिक स्रोत के रूप में रखा और उन्होंने उसको चिंता के विषय के रूप में बताया। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, और उस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। हमें पहले इन पर विचार करना है कि निम्नलिखित इकाइयों पर विचार कीजिए। पहला हमारा जीवाणु, कवक, परागकण और हमारा है चिंचड़ी। उपर्युक्त में कौन सी इकाइयाँ जैविक संसूचक का काम करती हैं? जैविक संसूचक यानी कि बायोलॉजिकल, जैविक संसूचक मतलब क्या होता है? ये बायोलॉजिकल जो एब्जॉर्बर होते हैं उनका ये काम करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो जैविक संसूचक होते हैं वो सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषकों को शोषित करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? शोषित करने का काम करते हैं। तो जीवाणु होते हैं वो भी हमारे प्रदूषकों को शोषित करते हैं। परागकण होते हैं वो पौधों से उत्पन्न होते हैं और साथ ही साथ ये उनको संसूचित भी करते हैं। ठीक है, तो इनमें हमारे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे। अब चूहों के मूत्र में पाया जाने वाला एक प्रोटीन एलर्जी जो है वो होता है। ठीक है, वो भी क्या करता है कि ये वायु द्वारा जो संचारित होता है उसको शोषित करता है। ठीक है, साथ ही साथ में जो चिंचड़ी, जो माइल्स होती हैं, जो परजीवी होते हैं, वो भी क्या करते हैं? जैविक संसूचक संदूषक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक संदूषक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? जैविक संदूषक होते हैं और ये प्रदूषण फैलाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 11, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा क्वेश्चन है कि ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTJM, ताज ट्रेपेजियम जो जोन है, केंद्र सरकार द्वारा ताजमहल को वायु प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए एक उपाय किया गया है। इसमें क्या है? TTG एक गठन है प्राचीन स्मारकीय और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है ताजमहल के अतिरिक्त इस जोन में आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी जैसे स्मारक भी आते हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सही माना जाता है? देखो, क्या है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटना हुई कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो वृक्षारोपण की शर्त रखी, उन्होंने कहा उत्तर रेलवे को दिल्ली से आगरा के मध्य जो अतिरिक्त रेल लाइन का निर्माण करने के लिए जो ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि TTZ जो है ना, वो 400 से अधिक वृक्षों की कटाई की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने इसका जो जो शक्तियाँ हैं वो उसको 1986 जो हमारा एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत उसको दी गई। 1998 में ताज ट्रेपेजियम जोन जो प्रदूषण क्षेत्र है उस प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था। इसलिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक ट्रिब्यूनल है और 1958 के तहत नहीं, इसको गठित किया गया था 1986 के तहत। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। पहला हमारा अगर हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ओनली 2। तो हमारा क्या यहाँ पर ओनली 2 आंसर सही होता है। तो बिल्कुल ओनली 2 यानी कि B आंसर जो हमारा है वो हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर हम पहुँचते हैं और वहाँ पर देखते हैं कुछ हमें खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है चराई खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? सभी चराई खाद्य श्रृंखलाओं में प्रथम पोषण स्तर का सदैव उत्पादक विद्यमान होता है।
दूसरा, चराई खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को सदैव तृतीय पोषण स्तर पर रखा जाता है। अब इसमें से कौन सा कथन हमारा सही है? तो देखो, जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है उस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारियों को तृतीय पोषण के स्तर में नहीं, इनको हम द्वितीय पोषण स्तर में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दूसरा जो आंसर्स है वो तो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारा जो पहला है वो हमारा सही हो जाता है, यानी कि चराई खाद्य श्रृंखलाओं को प्रथम पोषण स्तर पर सदैव उत्पादक विद्यमान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि फर्स्ट जो है वहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, सेकंड जो है उसमें कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और थर्ड जो है उसमें हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फोर्थ जो है उसमें हमारे डिकम्पोज़र होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा काम करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है, आधार अधिप्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार अधिप्रमाणन, ठीक है, तो आधार से संबंधित है ये। इसमें बोला गया है, पहला ऑप्शन है हमारा कि यह आधार नंबर और जनांकीय बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित सत्यापन प्रक्रिया है। आधार नंबर और जनांकीय या बायोमेट्रिक जानकारी पर आधारित एक सत्यापन प्रक्रिया है। दूसरा है, केवल सार्वजनिक एजेंसी ही किसी भी व्यक्ति की पहचान अधिप्रमाणन करने के लिए आधार डेटाबेस का उपयोग कर सकती है। तीसरा है, इसे हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारा काफ़ी विवादित भी रहे हैं, काफ़ी इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर्स जो है, जो कि आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के संदर्भ में यहाँ पर बातें की गई हैं। तो भारत सरकार ने इसको किन्हीं चीज़ों के लिए अनिवार्य भी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद इस चीज़ को, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कहीं, यानी कि इसमें हमारा जो पहला और दूसरा है ये हाल ही में नागरिकता के साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ये हमारा गलत है। बाकी दोनों चीज़ें जो हैं, हमारे दोनों ऑप्शन हैं वो हमारे सही हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जूम आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, अब इसमें थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि वनाग्नि वह नियंत्रित आग होती है, वन अग्नि जो है वह अनियंत्रित आग होती है जो धरातलीय वनस्पति को जला देती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, कौन सा प्रभाव डालता है? नंबर 1 यहाँ पर है, इससे कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति हो जाती है। दूसरा, इससे मूल्यवान इमारती संसाधनों की हानि होती है। तीसरा, इससे ओजोन परत का क्षरण होता है। तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमारा पहला तो करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट है। जो प्रभावित होता है, कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति होती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कार्बन सिंक की पुनः पूर्ति तो नहीं होती, कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, सिंक तो नहीं होता कार्बन ना। ठीक है, इसमें दूसरा है, बिल्कुल ये मूल्यवान इमारतों की संसाधन हानि पहुंचाता है। और तीसरा, ये इन्वायरमेंट में ऑब्वियसली ओजोन जो परत है उसका क्षरण बढ़ाता है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग पहुँचते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारा कुछ संगठन और नीतियों से है। इसमें बोला गया है कि कौन सा संगठन या नीति भारत में मानव जाति और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित जो व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र राहत और पुनर्वास प्रशासन। दूसरा है राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 और उसके बाद है विश्व बांध आयोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है हमारा, इस पे हमें जवाब देना है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो भारत में जिस प्रकार का जो पुनर्वास नीतियाँ हैं जो हैं, जिन पर जो काम होता है, तो भारत सरकार इनमें जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे विश्व बांध आयोग है, इसकी रिपोर्ट को भी देखता है, और इसको भी, इन विषयों को भी इसमें शामिल किया जाता है। यूनाइटेड जो रिहैबिलिटेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।
और साथ ही साथ इसमें जो राष्ट्रीय पुनर्वास पुनर्स्थापन नीति है, इसके भी कुछ विषय हैं, इनको भी सम्मिलित किया जाता है और इन सबको सम्मिलित करके भारत सरकार द्वारा इनको क्या किया जाता है, इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ और कुछ ऐसे इन प्रोग्राम्स होते हैं उनको जारी किया जाता है। ठीक है, तो हमने अभी 15 क्वेश्चंस ही डिस्कस किए। देखो अभी हमारा जो फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चंस डिस्कस करने का, रिवीजन सीरीज़ का, विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज़ है, हमने 15 क्वेश्चंस ही डिस्कस कर पाए। तो आप लोगों ने देखा तो हमारी जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस है उसमें सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारी कुछ ऐसी नॉलेज भी हम इसमें गेन कर पा रहे हैं जो हमें शायद अदर चीज़ों से नहीं मिल पाई है। तो हम यहाँ पर करंट भी डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हैं, इसको आगे हम कोशिश करेंगे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं अपनी, और जो हमारा डिस्कशन है उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली करें। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में हम इतना डिस्कशन जब लॉन्ग करेंगे तो हमारे जो पूरा डिस्कशन जो सीरीज होगा वो 2 आवर्स का, तो हमारा पूरा जो एक टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन हो जाएगा। हालांकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है और इसको हमें 2 आवर्स में ही डिस्कस करना चाहिए, लेकिन शायद आप लोगों को ये देखने में, छोटे छोटे वीडियोज़ देखने में थोड़ी आसानी होगी, लॉन्ग वीडियो देखने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज हम 15 वीडियो क्वेश्चंस ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अपनी सीरीज़ को जारी रखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे इस चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।